नमस्कार। विज्ञान जगत के इस अंक में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। एक नए अंक के साथ हम एक बार फिर से आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। विज्ञान हमारे लिए एक बहुत बहुत बड़ा वरदान है। विज्ञान का एक एक कण हमारे जीवन को संवारता है, हमें खुश रखता है, हमें विकसित करता है। और विकसित भारत का जो कार्यक्रम है, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी की एक बहुत ही लाभकारी सोच है हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए, उसमें विज्ञान का बहुत बहुत ज़्यादा योगदान है। तो विकसित भारत और विज्ञान पर बातचीत करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक बहुत ही ख़ास मेहमान। आप हैं श्री साई कृष्ण वडाडी साहब। आप CSIR काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंदर एक वरिष्ठ वैज्ञानिक है। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद सर। जैसा कि आप जानते हैं कि विज्ञान जो है एक मूलभूत एक ऐसा विषय है जो नई नई ऊंचाइयां छू रहा है। विज्ञान परिवर्तित हो रहा है, विज्ञान सशक्त हो रहा है, और इस पर की हम बातचीत करेंगे कि विज्ञान किस प्रकार से विकसित भारत को प्रभावित करेगा। विकसित भारत का जो कार्यक्रम है वो सन 2047 तक, 100 साल जो हमारे आज़ादी को होंगे, उस समय तक देश को एक बहुत ही विकसित देश के रूप में बनाना है, जिसमें ज़ीरो पॉवर्टी होगी, जिसमें $30 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी होगी, जहां हर व्यक्ति खुश होगा, सब तरफ प्रसन्नता होगी, और हम जो हैं विश्व के अंदर बिल्कुल सिरमौर होंगे, चैंपियंस होंगे। तो विकसित भारत पर जो बातचीत करेंगे उसके पहले हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि विज्ञान जो है जिस प्रकार से ट्रांसफॉर्म हो रहा है, बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो आपने तो अलग अलग इसके जो शैशवावस्था है उसको भी देखा है, युवावस्था को भी देखा है। किस प्रकार से आप विज्ञान को देखते हैं आज? जैसे आपने बोला था कि अपना जो 2047 तक एक विकसित भारत की जो सपना हम सब देख रहे हैं, जो प्रधानमंत्री का सपना है, ये एक देश डेवलप्ड नेशन बने जी। तो विकसित भारत का मेन उद्देश्य होता है कि देश डेवलप्ड बने, प्रोग्रेसिव बने और एडवांस्ड देश बने। इसके लिए साइंस की बहुत बड़ा भूमिका है। जिस तरीके से हम सब ने साइंस को देखा गया था, उसमें आज की तारीख में जो साइंस की रोल है सोसाइटी में, वो बहुत बदल चुका है और बहुत एडवांस्ड हो चुका है। दैनंदिन जीवन में साइंस का प्रयोग और उसका उपयोग हम सब आज लाभ ले रहे हैं। जैसे भले ही वो डिजिटल पेमेंट्स का हो, नेट बैंकिंग के तरीके हो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, इन सब योजनाओं में जो साइंस के, चाहे स्पेस रिसर्च हो, चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फैलाव बढ़ रहा है। देखिए हर चीज़ में इसकी योगदान है साइंस का। तो कोई भी देश डेवलप्ड तब कहा जाता है जब उसके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है एक स्तर के ऊपर, HDI कहते हैं, जिसको यूनाइटेड नेशंस ने इसका रूपकल्पना किया है। ये 0.8 से ऊपर होता है तो इसको हम डेवलप्ड नेशन कहा जाएगा। आज की तारीख में देखा जाएगा तो भारत का जो HDI इंडेक्स है 0.685 के है। तो इसको अपन सब मिलके इसके तहत हम इसको 0.8 तक पहुँचे, तब हम एक डेवलप्ड नेशन। 0.8 ही क्यों पहुँचे, उसके भी आगे जाए, उसको भी आगे जाए वो भी अपना मकसद होना चाहिए कि उसके आगे निकलें और पूरे विश्व को हम एक रोल मॉडल बने। जैसे प्रधानमंत्री का जो G20 समिट में बोला, हम सब एक वन वर्ल्ड वन नेशन है। जी। तो इसके तहत हम आगे बढ़ रहे हैं। आपने बहुत बहुत अच्छी बात बताई। तो विज्ञान जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और स्टूडेंट से लेके, प्रयोगशाला से लेकर जो हाईटेक लैब्स हैं, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजी का साथ है, ये सब मिलके हमको विज्ञान आगे लेके जा रहा है। तो बात करते हैं हम लोग सबसे पहले विकसित भारत की। आपने बताया विकसित भारत में 2047 तक हम कई सारी चीज़ों को अचीव कर लेंगे, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे हेल्थ केयर हो, चाहे सामाजिक कल्याण हो, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अलग अलग क्षेत्रों में हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इसके जो 4 प्रमुख स्तंभ हैं, जिसके अंदर गरीब, महिला, स्टूडेंट और हमारा अन्नदाता किसान रहेगा। और चूँकि इसमें युवा है, और आज के समय में युवा नए नए आइडियाज़ के साथ, नवाचार के साथ, इनोवेशन के साथ हमारे समक्ष आ रहे हैं, तो किस तरह से जो है आप स्टूडेंट का जुड़ाव देखते हैं विकसित भारत में, और ख़ासकर विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में? विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में जो पहले युवा होता था, स्कूलिंग लेवल पे या कॉलेज लेवल पे बेसिक एजुकेशन मिलता है,
आज की तारीख में जो विकसित भारत का जो मेन लक्ष्य होता है कि मैन्युफैक्चरिंग में भी हम कंट्रीब्यूट करें, उसके लिए हर युवा को एक पर्टिकुलर स्किल सेट की रिक्वायरमेंट होता है जो इंडस्ट्री के तहत जो मैन्युफैक्चरिंग में उसके योगदान होना चाहिए। तो इसके तहत 2024-25 में एक स्कीम लॉन्च किया गया है, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम, जिसके तहत हर युवा को जो स्किल डेवलपमेंट उसके एरिया में वो कर सकता है, जिसके तहत उसको स्टाइपेंड भी दिया जाता है और कौशल विकास जिसको अपन बोलते हैं, जिसके तहत वो भारत की उन्नति में अपना योगदान दे सकता है। ये हुआ युवाओं के लिए। जैसे अन्नदाताओं के लिए जैसे पिछले कई वर्षों से चल रहा है सॉइल हेल्थ कार्ड, जिसके तहत जिस सॉइल में वो अपना खेती का मृदा स्वास्थ्य कार्ड कहते हैं जिसे, ज़्यादा स्वास्थ्य कार्ड सही बोले आप, उसके तहत उसमें कौन सी फसल लगाना है, उसकी पोषक वैल्यू क्या है, उसमें उसका पीएच क्या है, पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर के क्या क्वांटिटी है, उसमें जो है किस प्रकार के फर्टिलाइजर्स की लगेंगे, उसकी बात करते हैं। इसके तहत ये जो साइंस का विज्ञान जो किसान तक जाना है, पहले समय में ये संभव नहीं होता था। आज की तारीख में कितने संस्थानों के जुड़ के ये सॉइल हेल्थ केयर कार्ड बनाया गया, जिसके तहत अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का इम्प्रूवमेंट होगा। फिर आती है तीसरी बात वुमेन एम्पावरमेंट की। नहीं, मैं आपको बीच में एक चीज़ और जोड़ दूं कि एग्रीस्टैक का जो कार्यक्रम है उसके अंदर ई गिरदावरी हो रही है, यूनिक फार्मर आईडी, जियो रेफरेंसिंग ऑफ लैंड रीजन्स और डिजिटल क्रॉप सर्वे हो रहा है, और इससे जो है बहुत सारे हमारे किसान भाई बहनों को लाभ हो रहा है। इसके साथ एक और मैं जुड़ना चाहता हूँ, एक ड्रोन की सहायता से जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को जो सहायता दे सकते हैं, जैसे वो फर्टिलाइजर के एग्रीस्टैक का ही पार्ट है, एग्रीस्टैक का ही पार्ट है, जिसमें अपन फिजिकली उसका आउटपुट का देख सकते हैं कि इसका प्रभाव कितना पड़ रहा है, जिसके तहत अपन वेरियस फसल में उसकी बढ़ोतरी देखी गई है। ड्रोन का इस्तेमाल हम लोग ऑलरेडी स्वामित्व कार्यक्रम में कर रहे हैं, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स दे रहे हैं हम लोग, है ना। चलिए इस तरीके से। फिर उसके बाद जो महिला का योगदान है, जैसे देश में 50% महिला, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार कार्यक्रम और सशक्त देश के लिए एक बैकबोन है, उनके बिना देश आगे बढ़ने का बहुत मुश्किल होता है। तो उनका भी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी होता है जब आप एक विकसित देश को देखना चाहते हैं। जैसे विकसित देश आज की तारीख में जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, जिसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है देश को आगे बढ़ने के लिए। इसी तरीके अपने देश की महिलाओं को भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहा है, जिसके उनकी भागीदारी बने वर्कफोर्स में, वेदर वो इंडस्ट्रियल में बने, एकेडमिक्स में बने या एग्रीकल्चर में बने, जिसके तहत हर व्यक्ति अपने देश की उन्नति में हिस्सा बने। तो ये आपने बहुत बहुत अच्छी बात बताई। अच्छा, आज का जो युवा है, मैं देखता हूँ, बच्चों से इंटरेक्ट करता हूँ, उनकी आइडियाज़ बड़े ब्रिलियंट होते हैं और वो सोचते हैं एक अलग प्लेटफॉर्म पे हैं, अपनी अलग दुनिया में रहते हैं, है ना। सही और अब देखिए ना, कभी कभी हम लोग को मोबाइल के बारे में समझ में नहीं आता तो बच्चों से पूछते हैं, बेटा इसका फंक्शन बताओ। तो युवा जो है बहुत ही शार्प है, युवा बहुत एनर्जेटिक है, ज़रूरत है उसको प्रॉपरली गाइड करने की, है ना। और इस प्रकार का जो वो नवाचार कर रहे हैं, जिस प्रकार के जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं इंक्यूबेशन सेंटर्स में, स्टार्टअप्स में, वो मतलब एस्टॉनिशिंग गति से आगे बढ़ रहा है। तो आप सर ये बताएं किस प्रकार से विज्ञान से जो प्रेरित होकर इस प्रकार के जो नवाचार हैं, इनोवेशंस हैं, इनोवेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द विकसित भारत, तो किस तरह से वो राष्ट्र निर्माण की तरफ बढ़ें, किस प्रकार से वैसे विचार अपने मुकाम तक पहुँचें, और किस प्रकार से वो जो आइडियाज़ हैं ना वो फले फूलें और देश की उन्नति में अपना योगदान कर। ये सही बोला कि जैसे युवा पीढ़ी है जो एक देश के बैकबोन बन सकते हैं। आज की तारीख में कहें तो पूरे विश्व में हम एक युवा देश हैं, ठीक है, जिसमें अपना मीडियन एज 25-27 के बीच में है। तो इनकी रोल बहुत अहम भूमिका है। इसके तहत सरकार की तरफ से बहुत सारे स्कीम्स है, जैसे अटल टिंकरिंग लैब्स हो, स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर्स हो, स्टार्टअप के लिए जो बढ़ोतरी देना है, AI सेंटर फॉर एक्सीलेंस है, जिसकी परिकल्पना कुछ ही हफ्ते पहले हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में हमारे बहुत ही यशस्वी सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने करी जी। तो उन्होंने अभी देश की टेक्नोलॉजीज को देश में इम्प्लीमेंट करने की कल ही एक योजना शुरू किया था, जोहो प्लेटफॉर्म यूज़ करके, ईमेल के लिए और वर्क सर्विसेज के लिए। इसी तरीके से युवाओं के लिए आज की तारीख में जो प्रोग्राम्स मिल रहे हैं, जिसके तहत लेके वो अपना एंटरप्रेन्योरशिप बने, इसमें मेन मुख्य भूमिका ये रहेगी एंटरप्रेन्योरशिप बने। पहले समय में ऐसा होता था कि
पढ़ाई करे और कुछ नौकरी ढूंढे। आज की तारीख में युवा इस मुकाम पे पहुंच रहे हैं कि वो एंटरप्रेन्योर बने, उसका रेजिलियंस, उसका सामर्थ्य बढ़े, आने वाले समय को वो फेस कर सके, नौकरी के हिसाब से भी, इंसान के हिसाब से भी, और एक लीडर के हिसाब से। ये इनकी भूमिका बहुत जरूरी है। जैसे अपन दूसरे देश का देखते हैं तो उनमें एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत बड़ा योगदान है, जो इस देश को आज में हम डेवलप्ड नेशन कहा जा रहा है। अमेरिका है और देश और भी देश है, इसमें उनकी बहुत बड़ा भूमिका है। तो इसी तरीके से जो स्कीम्स है, जो प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है युवाओं के लिए, उसके तहत हमारे देश में भी एक बड़ा एंटरप्रेन्योर्स बनने की ख्वाब रख सकते हैं, अबियत है। और अब युवा भी इस तरीके से सोच रहे हैं। आप देखे जाए तो दुनिया के बड़े यूनिकॉर्न्स में भारत से जो विकसित हुए हैं, भारत से जो डेवलप हुए हैं, उनकी बड़ा योगदान है। पहले हम बाहर की टेक्नोलॉजी इंडिया में इम्प्लीमेंट करते थे, आज के समय में हम इंडिया की हमारी टेक्नोलॉजी बनाते हैं, बाहर वाले इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये सब संभव है जी, लोकल यूथ के एंटरप्रेन्योर्स जो बने, ना केवल लोकल यूथ, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लीडरशिप में, हमारे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, हमारे अन्य जो विभाग है, हर विभाग जो है आगे बढ़ रहा है जी। हर विभाग के योगदान है, भले वो स्टेट का हो, सेंटर का हो। एकेडमिक्स का भी बहुत बड़ा रोल है, जहाँ पे बेसिक रिसर्च वर्क होता है, जहाँ पे आपकी क्वेरीज का समाधान मिलता है, जो युवा जहाँ पे लगता है कि उनकी बॉटल नेक आते हैं, जहाँ उनके इश्यूज आते हैं, मतलब वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि भाई कोई जवाब देने वाला नहीं, कोई रिस्पॉन्ड करने वाला नहीं, वहाँ पे मतलब त्वरित गति से सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। और दूसरी चीज़, जो अपने एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस है, पहले ज़माने में बहुत ही क्लोज नेटवर्क में काम करते हैं। आज की तारीख में सारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में भले आपस में जुड़ाव, इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, हर युवा उसमें जा सकते हैं, अपनी पूछ सकते हैं। दूसरे चीज़ है युवाओं के लिए खासकर स्वयं पोर्टल है, जहाँ पे आप ई लर्निंग के माध्यम से जो नए नए टेक्नोलॉजीज है, नए नए सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ सकता है, सोच सकता है, दूसरे लोगों से जुड़ सकता है। इसके तहत जो साइंस की जो नॉलेज है, पहले लैब्स में ही सीमित रहता था, आज की तारीख में विविध माध्यम से पेनिट्रेट हो रहा है, भले वो ऑनलाइन हो और अन्य विषयों के साथ साझा भी हो रहा है। टेक्नोलॉजी के साथ ले लीजिए, चाहे वो स्पेस रिसर्च के साथ ले लीजिए, चाहे केमिस्ट्री के साथ, फिजिक्स के साथ, आपका तो आपकी पृष्ठभूमि फिजिक्स है। ऐसे भौतिक शास्त्र जिसे हम कहते हैं, ऐसे कई सारे ऐसे विभाग हैं, विषय हैं जिनके साथ विज्ञान मिल रहा है, आगे बढ़ रहा है। वो विषय भी आगे बढ़ रहे हैं और विज्ञान भी फल फूल रहा है। और ये विज्ञान जो प्रॉब्लम्स है, जो देश की उन्नति के में काम कर रहे हैं, जो देश के प्रॉब्लम्स उस पर काम कर रहे हैं, इस पे मैं एक बताना चाहता हूँ कि जो इस देश का जो प्रॉब्लम्स बोले या दिक्कतें होते हैं, वो इसी देश के लिए होते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ बाहर से अपन को प्रेरणा मिले, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसके जो सॉल्यूशंस होंगे देश में ही है, देश में ही, और देश ही का वासी निकाल सकते हैं। मेक इन इंडिया ही सॉल्व करेगा, मेक इन इंडिया ही सॉल्व करेगा। क्योंकि अपना जो देश है, बहुत अच्छी बात बताई जी, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक विविध रूप से बना हुआ है। एक जगह पे बर्फ गिरता है, दूसरी जगह पे पूरा ह्यूमिड से और सूखा रहता है। तो जो सॉल्यूशंस है वो वाइड भी होना चाहिए, पूरा विश्व को अपन इंडिया में रेप्लिकेट कर सकते हैं। कालजयी होना चाहिए, सही यूज करते हैं, शाश्वत होना चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात बताई। अच्छा, युवाओं से सर जुड़ा हुआ एक और बहुत अहम विषय है कि विज्ञान से प्रेरणा, विज्ञान की शिक्षा, विज्ञान में नवाचार, ये करते करते किस प्रकार से हमारे देश के युवा, क्योंकि एक अहम स्तंभ है आपका विकसित भारत का, वो किस प्रकार से वैश्विक रूप से नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं, मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ। किस प्रकार से वो ग्लोबल लीडर्स बन सकते हैं। हमारा जो यूथ है इतना एनर्जी के साथ है, इतने विचार उसकी जो इतनी शानदार वाली है, और वो हर तरफ से सक्षम है, उसको सारा मार्गदर्शन मिल रहा है, सारे संसाधन उसको मिल रहे हैं, वो सही दिशा में बढ़ रहा है। तो किस तरह से विकसित भारत के साथ विज्ञान मिलकर हमारे देश के युवा को वैश्विक रूप से ग्लोबल लीडर्स बना सकता है। तो देश का वही आगे जो 2047 का जो सपना है वही देख रहे हैं आज, वही उसका फल लेंगे आज, और हम शायद उस 2047 तक कैसे होगा बता नहीं सकते हैं। तो उसके लिए जो सपना देख रहे हैं, जिस पे लोग कार्य कर रहे हैं एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, जो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए, तो वही आगे ले जाएंगे इसके तहत। तो इसके लिए जो भी टूल्स और जो भी उनको सामग्री चाहिए वो सब आज की तारीख में उपलब्ध है। भले वो फंडिंग के माध्यम से बोलें, भले वो टेक्नोलॉजी इंटरवेंशंस के बारे में बोलें। और जैसे मैंने कहा था कि जो सॉल्यूशंस है, जो अपना देश है, आबादी में भी हम बहुत बड़ा सैंपल हैं,
तो जो सोल्यूशन यहाँ पे जो प्रूवन होता है, टेस्टेड एंड प्रूवन होता है, वो दुनिया में हर कोने में उसका लोहा मानती है जी जी जी। और जो वाइड टेम्परेचर रेंज बोल सकते हैं, वाइड एक एनवायरनमेंट कंडीशन, विविध क्षेत्रों से वो जो है पास होके जो निकलेगा, जो सोल्यूशन खरा बनता जाता है, खरा बनता है। जैसे ये कहते हैं तो हमारा जो देश के जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं, जो राजस्थान का अलग होते हैं, जैसे मैं दक्षिण भारत से बिलोंग करता हूँ तो उसका अलग है। तो जो सोल्यूशन होना चाहिए, जो उसकी उपलब्धियाँ जो चाहिए होता है आम नागरिक को, वो एंटरप्रेन्योर के थ्रू ही मिलेंगे, और ये जो मिलते हैं वो हर जगह पे उसका उपलब्ध ले सकते हैं। जी जी। और इसके तहत हमारा जो CSIR है, जिसमें हमारा पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में जो हम जो फुटवेयर यूज़ करते हैं, जिसके स्टैंडर्ड UK और US होते थे, या यूरोपियन यूनियन होते, तो CSIR अपने एक CSIR मतलब काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये जो है भारत सरकार की बहुत बड़ी संस्था है और बहुत अच्छा काम कर रही है। तो इसके बारे में भी आप थोड़ा बताएं विस्तार में। हाँ, विस्तार में। जैसे इसमें हम इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस देते हैं। इसके तहत हमने एक सॉल्यूशन दिया था जो भारत फुटवेयर है। इसमें भारत नागरिक का जो फुटवेयर है, हाँ, उसकी साइज और उसकी क्या डायमेंशंस होते हैं उसका भी निकाला गया था पिछले साल। अच्छा। अभी इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो आगे कुछ समय में हम ये भी देखें भारत साइज, UK US की जगह भारत साइज भी देखें। कितना अच्छा लगेगा जब लंदन का एक आदमी बोलेगा मेरे को भारत 42 दो। 42 दो सही बात, क्योंकि हर देश का अपना साइज होता है, अपना इलाका होता है, जो अपना, तो ये बहुत बड़ा कदम है देश की उन्नति के लिए। ये जो टेक्नोलॉजी, इसके महत्व अपन एक साइज नहीं है, इसके जो नापने के जो टेक्नोलॉजी है हमने विकसित किया है, ये और देशों में भी इसका उपयोग होगा जी, रेप्लिकेशन होगा और उसमें देश की उन्नति होगी। क्या बात है। अच्छा, आप CSIR से हैं तो हम और जानना चाहेंगे कि आपका विभाग जो है किस प्रकार से साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नवाचार कर रहा है, क्या क्या काम कर रहा है, थोड़ा बताएं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जैसे आज की तारीख में EV एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। EV बैटरीज जो है आज भी हम बहुत सारे इंपोर्ट डिपेंडेंसी है, तो CSIR की एक लैबोरेटरी है, तो लिथियम आयन बैटरीज का जो फैब्रिकेशन है, प्रोडक्शन है, उसकी जो स्कीम्स है वो डेवलप कर रहा है। दूसरा CSIR की एक लैबोरेटरी है जिसने हंसा प्लेन बनाया है, जिसमें 2 सीटर एयरक्राफ्ट है, जिसके साथ आप पायलट्स को सिमुलेटर की जगह प्लेन्स में अपन ट्रेन कर सकते हैं। वो सब इंडिजीनियसली डेवलप किया गया है। ये सारे इस तरीके से टेक्नोलॉजीज है जो CSIR ने विकसित किया है और भी इसमें विकसित कर रहा है। दूसरे 2 स्कीम्स और है जो पर्टिकुलरली युवाओं के लिए है। एक थे CSIR स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके तहत जो भी ग्रेजुएट स्टूडेंट है, भले वो इंजीनियरिंग से हो या साइंस बैकग्राउंड से, जो लैब में आके वो अपना स्किल एनहेंस कर सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। विविध प्रोग्राम चलते हैं ताकि उसके स्किल एनहेंसमेंट हो। और स्कूल बच्चों के लिए हमने एक प्रोग्राम किया है जिज्ञासा, जिसमें स्कूल में भी साइंटिफिक टेम्परमेंट की बात करते हैं जी। तो उसके तहत जो आगे जो विकसित भारत की जो सपना है, जिसमें हर नागरिक को साइंटिफिक टेम्परमेंट बढ़ाने की बात होती है, उसमें बहुत बड़ा योगदान हम कर रहे हैं। बहुत आपने अच्छी बात बताई। इसके साथ साथ आप ये भी बताएं कि CSIR के साथ साथ जो अन्य स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो गैर सरकारी संस्थान हैं, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सरकारी संस्थाएं तो हैं, आम जन हैं, इनका किस किस प्रकार का योगदान रहेगा विज्ञान को और बढ़ाने में आगे, और विकसित भारत के कार्यक्रम में भी, क्योंकि वो जुड़ेंगे तो वो भी आगे बढ़ेंगे, सीखेंगे। तो किस प्रकार से आप देखते हैं कि कई जो ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं जो फॉर्मल हैं, इनफॉर्मल हैं, NGOs, VOs है ना, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, तो इनका आप कैसा योगदान देखते हैं विज्ञान को विकसित करने में और अपनी जो आहुति है उनकी विकसित भारत में देने में? तो विज्ञान में पहले भी उसका जिक्र किया था, विज्ञान पहले लैब तक सीमित होता था, तो उसकी जगह, उसकी वजह से कि साइंस के जो टेम्परमेंट बढ़ना चाहिए आम नागरिक में, वो बढ़ नहीं पाता था, और अभी भी उस समय अननेचुरल प्रैक्टिसेस पे विश्वास करते थे। तो विज्ञान में जो आपने जैसे कहा कि NGOs है, स्कूल्स है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, इन सब का रोल है, सब अपना भूमिका निभाना चाहिए। साइंस जैसे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के साथ या स्कूल प्रोग्राम्स के साथ बच्चों में और टीचर्स में उसके साइंटिफिक टेम्परमेंट बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिसके तहत उसके जो विज्ञान के अंदर रुचि आएगी और विज्ञान में अपना भी पार्टिसिपेट करने का उसमें एक विश्वास आएगा जी। अदरवाइज क्या होता है कि विज्ञान एक टेक्स्ट बुक में ही सीमित रहता है जी, तो इसकी जगह जो CSIR लैबोरेटरी से या DRDO लैबोरेटरी से, इन लैबोरेटरीज में जब बच्चा विजिट करता है तो उसमें विज्ञान की रुचि पैदा होती है,
और विज्ञान में उसके कंट्रीब्यूशन में भी उसका योगदान के लिए बढ़ोतरी होती है। अच्छा, 2047 का वो दिन कैसा होगा? मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 2 दशक की बात है, 2 दशक, इतने सारे प्रयास दशों दिशाओं से हो रहे हैं, और 2047 के आगे उस दिन का जो क्षितिज होगा, उसका सूरज कैसा होगा, विज्ञान का सूरज कैसा होगा, और किस तरह से आप 2047 के विज्ञान को और उसकी उपलब्धियों को देखते हैं? 2047 का दिन का भी मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ जी। तो उसमें हम सब उसी का दिशा में कार्य कर रहे हैं। तो उस दिन हम ये चाहते हैं कि जो अपना लक्ष्य है, जो क्लीन एनवायरनमेंट होना चाहिए, अपना लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ना चाहिए, जो इसका मेन लक्ष्य है, और हर नागरिक का योगदान हो उसके लिए, भले वो डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो। तो उस दिन हम सब जो आज की तारीख में जो जिन चीज़ों से अपन समस्याओं से अभी जूझ रहे हैं, उन सब से हम मुक्ति पाएंगे और आगे बढ़ेंगे, और पूरा विश्व का हम एक रोल मॉडल की तरह देखेंगे विविध क्षेत्र में, भले ही वो ट्रांसपोर्टेशन में हो, भले वो एनर्जी में हो, हेल्थ केयर में हो, एजुकेशन में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, स्मार्ट सिटीज़ के अंदर हो, स्मार्ट विलेजेस हो, इन सारे चीज़ों में अपन एक अर्बन और रूरल डिवाइड जो आज की तारीख में देखे जा रहे हैं, वो उस समय तक वो मिट जाए। पहले डिजिटल डिवाइड होता था, अब अर्बन रूरल डिवाइड जो है वो भी खत्म हो रहा है, वो 2047 तक उसका भी खत्म हो जाए। फिर हर नागरिक को हर चीज़ का उपलब्धि मिले जी, और उसका योगदान देश की जी। और राजस्थान की बात करें, हमारा जो बहुत ही सुंदर क्षेत्र है, राज्य है राजस्थान, है ना, तो उसमें आप किस प्रकार से विज्ञान से जुड़े हुए, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जो प्रयोग हैं, अनुप्रयोग हैं, एप्लीकेशंस हैं, वो कैसे कैसे देखते हैं, और उनको हम किस प्रकार से जो है सफल बना सकते हैं? ऑलरेडी राजस्थान में एक आई स्मार्ट हब है, जिसमें स्टार्टअप के ज़रिए बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ को पेनिट्रेशन, मतलब जो रूरल में जो डेवलप्ड टेक्नोलॉजीज़ होते थे, भले ही वो आर्टिजन्स हो, भले ही कुछ और कार्य क्षेत्र में वो है, उसको बढ़ोतरी मिल रही है आज की तारीख में। इसके अलावा राजस्थान एक ऐसा क्षेत्र है, देश के दूसरे क्षेत्र जहाँ पे सन की उपलब्धि भरपूर है जी, जिसकी तरह रिन्यूएबल एनर्जी में राजस्थान बहुत बड़ा योगदान कर सकता है और कर भी रहा है। जैसे पीएम कुसुम का कार्यक्रम, पीएम कुसुम का, जिसके तहत जो एनर्जी यहाँ मिल सकता है पूरे साल भर, तो देश में जम्मू एंड कश्मीर, जोधपुर सन सिटी कहलाता है। हाँ जी, जम्मू एंड कश्मीर के बाद राजस्थान ही दूसरा स्टेट है जी, तो उसके तहत हम एनर्जी में बहुत बड़ा योगदान कर रहा है। एज ए डिमांड है जी, जो लक्ष्य है, जो नेट कार्बन जीरो के तरफ जो है, उसमें रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत बड़ा फोकस है जी, अक्षय ऊर्जा जी, जिसके तहत राजस्थान कंट्रीब्यूट कर रहा है, और भी करने की स्कोप है, कर भी रहा है और करेंगे जी। तो हम सब मिलके उसके तहत एक राजस्थान को बिल्कुल सशक्त बनाएंगे, सुदृढ़ बनाएंगे। अच्छा, चलते चलते आप एक वैज्ञानिक के रूप में हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ही संदेश देना चाहता हूँ, हर नागरिक का, भले ये महिला हो, पुरुष हो, युवा हो या बालक हो, सबका योगदान रहेगा 2047 का जो अपना विकसित भारत का जो सपना है, लक्ष्य है। क्योंकि आज की तारीख तक, जैसे आपने पढ़ा, हमने पढ़ा, भारत एक डेवलपिंग नेशन में ही पढ़ा था जी। अभी हम पढ़ रहे हैं कि भारत एक डेवलप्ड नेशन की तरफ बढ़ रहा है यही सोच एक बहुत बड़ा बदलाव है जी। इसी सोच को हम सबको साकार करने के लिए श्रम करना पड़ेगा और आगे बढ़ना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। तो साईं कृष्णा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, आपका बहुत बहुत आभार। आओ मिलकर विज्ञान का नमन करें। धन्यवाद। किरण किरण फिर जमा करें हम, सोई है कब से रूठ के सबसे, विज्ञान की गोरी उसे जगाएं, उसे मनाएं। कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। प्रसन्न रहें, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्ते। नमस्ते।